नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग साइंस के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये 50 है टोटल संख्या में। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। साइंस के अलग अलग हिस्सों से इन्हें उठाया गया है। इनका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट वाला है। ज़्यादातर आपको सरल दिखाई देंगे, कुछ मॉडरेट है। ये टफ लेवल वाले प्रश्न नहीं है। तो आइए देखते हैं। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। प्रश्न दोनों भाषाओं में है, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में। तो आप जिस माध्यम के अभ्यर्थी हैं उधर का देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान रहता है। लौह यानी आयरन की बात की जा रही है और आप जानते हैं कि आवर्त सारिणी में इसे Fe से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वाला जो पदार्थ है Fe, ये किसके अंदर मौजूद रहता है। नीचे विकल्प दिया है क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन और मायोग्लोबिन। ये 4 विकल्प आप देख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। बताइए इसमें से किस में रहता है। तो इसका डी वाला हो जाएगा, अर्थात ये मायोग्लोबिन के अंदर विद्यमान होता है। डी वाला जो इसका विकल्प है वो सही। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, जो जीन होते हैं उनके अंदर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन होता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन। इस प्रकार से दिया है ये सब, और वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। तो इनके अंग्रेजी वाले नाम इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ज़्यादातर आप इन्हें इन्हीं नामों से जानते हैं। तो उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है, प्रतिरूपण को क्लोनिंग कहा जाता है, संयोजन को फ्यूजन कहा जाता है और यहाँ प्रजनन को ब्रीडिंग से संबोधित किया गया है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। और दूसरे नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फायर अलार्म में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी युक्ति इस्तेमाल की जाती है जिससे कि वो सुचारू रूप से काम करता है। तो फायर अलार्म के अंदर क्या होता है बताइए। सोलर सेल होता है, पानी भरा होता है या फोटो सेल होता है। कौन सी चीज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो सेल। उसके अंदर फोटो सेल मौजूद होता है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यानी जो पॉलीमर होता है वो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बहुलक तो कई सारे होते हैं लेकिन उसमें से जो थर्मोप्लास्टिक ना हो वो आपको बताना है। यहाँ पे नॉट शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है जरा बताइए। तो देखिए, नियोप्रीन जो है ये नियोप्रीन ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसके बाद पांचवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल, मतलब जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उनके इस्तेमाल से कौन सा रोग हो जाता है। सरल प्रश्न है, आप जानते हैं कौन सा होगा। सूखा रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, या घेंघा रोग हो जाता है, या बेरी हो जाता है। सूखे रोग को रिकेट्स कहा गया है। हालांकि इसका जो बड़ा रूप है बड़े लोगों में दिखाई देता है वो ऑस्टियोमैलेशिया होता है। आप जानते हैं किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और रक्त अल्पता जो है वो विटामिन बी परिवार के जो सदस्य हैं और फोलिक अम्ल उनकी कमी से हो जाता है। जबकि घेंघा रोग आप जानते हैं कि आयोडीन की अल्पता के कारण हो जाता है। घेंघा मतलब ग्वाइटर की बात हो रही है। और बेरी किसकी वजह से होता है। तो ये जो है ये पॉलिश किया हुआ चावल खाने से होता है और विटामिन बी परिवार का ही एक सदस्य होता है जिसकी कमी से ये होता है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेरी रोग जो है वो किस विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन बी में भी उनकी फैमिली लंबी है, तो उसमें से कौन सा नंबर का विटामिन बी होता है जिसकी कमी से ये होता है। ये आपके लिए प्रश्न है। फिलहाल इसका डी हो जाएगा। इसके बाद छठवें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार है। जो ब्लड कागुलेशन होता है, यहाँ पर देखिए दोनों में फर्क है, जो हिंदी और अंग्रेजी वाला है। तो अंग्रेजी वाले को ज़्यादा विश्वसनीय है, इसमें मानिएगा। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कागुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब रक्त के थक्के जमाने वाला जो काम होता है या रक्त के स्कंदन वाला जो काम होता है उसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, ये पूछा गया है, ना कि रक्तस्राव के लिए। ठीक है, तो दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसी को देखिएगा। तो देखिए, इसमें विटामिन के होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन ए होगा या विटामिन सी होगा। इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन के। ये विटामिन के या विटामिन के होता है जिसकी कमी से या इसके असंतुलन से रक्त के थक्के जमने की जो प्रक्रिया होती है, यानी खून बहने से रोकने के लिए शरीर का अपना बंदोबस्त होता है, तो उसमें बाधा पहुंचती है। इतना हमने देखा, इसका विटामिन के हो जाएगा। सातवें नंबर के प्रश्न में देखिएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सा आपको इसमें विचार विमर्श करना होगा। मानव मस्तिष्क के बारे में कहा गया है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो हार्ट बीट होती है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर को बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। सही का चुनाव करना है। नीचे आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं।
कोई एक सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, इस प्रकार से है। बताइए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में आप देख लीजिए, इसमें दोनों सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी वृक्ष उत्पाद है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो नीचे दिया है हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर उसी का नाम आप इंग्लिश में देख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सरल है, इसका आप भी जानते हैं कौन सा होगा। इसका हींग हो जाएगा। और पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है जरा बताइएगा। इसका पहला वाला उत्तर सही होगा। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे जो कूट दिए हुए हैं उनमें से सही उत्तर चुनिए। तो ये कोड वाला दिया हुआ है। सूची 1 में धातु का नाम दिया है और उसके जो गुणधर्म है यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सूची 2 में यानी लिस्ट 2 में दी हुई है। तो देखिए पहली धातु कौन सी है? सोडियम है। उसके बाद पारा यानी मरकरी है आपका, चांदी यानी सिल्वर है और सीसा यानी लेड है। तीनों का जो चारों का जो सिंबल होता है, सोडियम का Na होता है, पारे का इसमें Hg होता है, मरकरी के तौर पे आप इसे देखते हैं। चांदी का क्या होता है? Ag होता है, अर्जेंटम कहा जाता है इसे, और लेड को Pb से डिनोट किया जाता है। तो ये सब दिए हुए हैं और इनका गुणधर्म यहाँ दिया हुआ है, उसे आपको मैच कराना है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसा दिया हुआ है। ऊष्मा का कुचालक है या उसे इतना नरम है कि चाकू से काटा जा सकता है। तो आप मिलाकर देखिए कि इसमें से कौन सा मिलेगा और ये पूरा प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से अगर इसे मिलाया जाए तो पहले का चौथा हो जाएगा। सोडियम बहुत मुलायम होता है, तो इतना मुलायम होता है कि उसे आप एक धारदार चाकू से काट सकते हैं आराम से। और बी वाले का हो जाएगा दूसरा, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, माफ कीजिएगा, पारा जो है ये इसका दूसरा हो जाएगा बी वाले का। मतलब ए वाले का चौथा है, बी वाले का दूसरा है। ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। चांदी जो है ये विद्युत के अच्छे सुचालक के तौर पे देखा जाता है। यहाँ आप सी वाले को पहले से मिलाइए, इसका सी वाला करेक्ट आंसर था। और डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऊष्मा का कुचालक होता है। लेड जो है ये ऊष्मा का इंसुलेटर माना जाता है या पुअर कंडक्टर आप कह सकते हैं। इतना हमने देखा तो इसका सी वाला राइट आंसर था। इसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार के जो कूट मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें आप अगर 2 जानते हैं तब भी आपका आराम से मैच हो जाएगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको चारों की जानकारी रखनी पड़ती है। अब देखिए इसमें 10वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल सबस्टेंस इसमें से कौन सा नहीं है या सिंथेटिक आप कह लीजिए। कौन सा नहीं है देखकर बताइए। फाइब्राइन, लेक्सॉन, नियोप्रिन और टेफ्लॉन। जो ना हो वही देखना है आपको। प्रश्न संख्या 10 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्राइन। ये जो है ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक नहीं है, बाकी जितने हैं वो क्या है? सिंथेटिक है। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न में देखिए, इसमें फिर से सूचियां आ गई हैं। सूची 1 में पदार्थ का नाम यानी सबस्टेंस का नाम दिया है और सूची 2 में उसका इस्तेमाल, मनुष्य उसको किस लिए इस्तेमाल करता है वो दिया हुआ है। दोनों को मैच कराना है, तो इसे अच्छे से देख लेते हैं। नीला थोथा दिया है, इसके बाद इओसिन है, सिल्वर आयोडाइड है और जिंक फास्फाइड है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा किससे मैच करेगा? कृत्रिम वर्षा, कवकनाशी, लाल स्याही, इसके अलावा कृंतकनाशी। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, इस आधार पर इसे मैच कराएंगे। इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोनों में आप टिक लगा लीजिए और इसे मैच करा दीजिए। पहले का मतलब ए वाले का दूसरा हो जाएगा, इसके अलावा बी वाले का तीसरा हो जाएगा। इसमें लाल स्याही से इसका संबंध है। सिल्वर आयोडाइड को अगर देखा जाए तो कृत्रिम वर्षा और जिंक फास्फाइड बचता है, तो ये किधर से मैच करेगा? इसका कृंतकनाशी हो जाएगा। मतलब नीले थोथे का इस्तेमाल कवकनाशी यानी फंगिसाइड के तौर पे होता है। उसी प्रकार से इओसिन को आप देख रहे हैं, ये रेड इंक के तौर पे काम करता है। सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन जनरेट की जा सकती है और जिंक फास्फाइड का काम कृंतकनाशी के तौर पे होता है। तो ये कुछ हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद जो ग्रीन हाउस गैस ना हो वो आपको तलाशनी है। इसमें दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो सरल प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही सरल है। 12वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? अब यहाँ पे सदिश और अदिश का आपको पता होना चाहिए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें कि परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा अर्थात डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और जो अदिश राशियां होती हैं यानी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, उनमें सिर्फ परिमाण ही काफ़ी होता है, मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है, वहाँ कोई डायरेक्शन का संबंध नहीं होता है। तो इसमें से आपकी कौन सी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, जरा बताइए। प्रेशर होगा, एनर्जी होगा, संवेग यानी मोमेंटम होगा या वर्क होगा? इसमें से कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 13 को आप देख रहे हैं दोनों साइड में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोमेंटम। ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जितनी आपको दिख रही है वो सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रमाणित होती है। अनुप्रस्थ का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स नेचर है उसके बारे में कहा जा रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका ट्रांसवर्स नेचर प्रमाणित होता है किसके द्वारा? प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के ध्रुवण के द्वारा यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन के द्वारा यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश के परावर्तन के द्वारा यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से किसके द्वारा प्रमाणित होता है बताइए? तो 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के ध्रुवण के द्वारा। इसका जो बी वाला है वो करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो सही ना हो, 4 दिए हुए हैं, उसको आपको तलाशना है। तो पहले वाले में कहा गया है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी कहे जाते हैं। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और विटामिन जो होते हैं उनकी आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करने के तौर पर देखी जाती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण का खंड माना जाता है। और कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन बताया गया है। तो आप देखकर बताइए गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए विटामिन जो होते हैं इनकी आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती है। यही वाला जो बी वाला इसमें है वो गलत है। विटामिन ये शरीर में कुछ हीनताजन्य जो बीमारियां होती हैं उनसे हमारी प्रतिरक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के तौर पर ये नहीं जाने जाते। हालांकि इनका भी योगदान होता है लेकिन प्रमुख योगदान नहीं होता है। इतना हमने देखा, तो बी वाला सही है इसका। इसके बाद 16 को देखिए। 16वें नंबर के प्रश्न में गन मेटल के बारे में कहा गया है। तो गन मेटल एक मिश्र धातु यानी एलॉय है। इसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है वो आपको तलाशना है। तो कॉपर, जिंक और निकेल होता है, इसमें दिया हुआ है। कॉपर, एल्यूमिनियम और निकेल होता है, या तांबा, टिन और सीसा होता है। तांबा यानी कॉपर की बात हो रही है। या फिर कॉपर, जिंक, जस्ता और सीसा होता है। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं और 16वें नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। मतलब तांबा, टिन, जस्ता और सीसा। कॉपर, टिन, जिंक और लेड। जो तांबा होता है उसको कॉपर कहा जाता है और जो जस्ता होता है उसको जिंक कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो चारों होते हैं इनको आपस में मिला दिया जाए तो गन मेटल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सिंथेटिक रबर के बारे में पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है। सिंथेटिक रबर को इसमें से किस नाम से संबोधित किया जाता है? आइसोप्रिन, नियोप्रिन, थाई अल्कोहल या फिर बेकेलाइट, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नियोप्रिन। नियोप्रिन के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। न्यूक्लिक एसिड में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या डबल बॉन्ड के 2 सेट पाए जाते हैं? ये भी एक विकल्प है, देख लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड यानी ऐसे, डबल बॉन्ड यानी ऐसे, और ट्रिपल बॉन्ड यानी ऐसे, या फिर डबल बॉन्ड के 2 अलग अलग सेट इसमें मिलते हैं। क्या इसमें संरचना होती है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है किसके बीच में? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में यानी कूलेंट के तौर पे नहीं किया जाता है? नीचे विकल्प दिया है हैवी वाटर, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या कैडमियम। बताइए इसमें से कौन सा नहीं इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम का उपयोग यहाँ कूलेंट के तौर पर नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डी ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है वो क्या बताता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हर समीकरण का कुछ न कुछ अर्थ होता है या निष्कर्ष होता है। तो इस समीकरण का क्या निष्कर्ष? यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ये तरंग प्रकृति को बताता है, इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को बताता है, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति यानी दोहरी प्रवृत्ति को बताता है, या शेल का ऊर्जा स्तर बताता है। इसमें से कौन सा होगा? यहाँ वही चीज इंग्लिश में दी है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लेवल ऑफ शेल। इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला यानी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। जो सी वाला है वही राइट आंसर है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली ये कण की तरह से भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह से भी व्यवहार करता है, ऐसा ये बताते हैं अपनी समीकरण के माध्यम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? जो इकोसिस्टम होता है उसको प्रेरणा देने का काम कौन सा बल करता है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वो काम करता है, बायोमास करता है, कार्बन करता है, या सोलर एनर्जी से सब कुछ जनरेट होता है? आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं कि क्या होगा, सौर ऊर्जा। अगर सोलर एनर्जी यहाँ पे विकल्प में नहीं होता तब सोचने वाली बात होती, लेकिन जब वो दिया है तो और कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब प्रेरक बल का काम यही करता है। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो बाकी काम कैसे होंगे, और एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है? यानी जो इसेंशियल यहाँ पे कोरोजन होता है आयरन मेटल का, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? केवल ऑक्सीजन चाहिए होती है, या ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है यानी नमी की आवश्यकता होती है, या हाइड्रोजन चाहिए होता है, या हाइड्रोजन के साथ साथ मॉइस्चर चाहिए होता है? इसमें से कौन सा होगा? तो 2 विकल्प तो आराम से इसमें से एलिमिनेट आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन वाले, बाकी बचते हैं ऑक्सीजन वाले। तो ऑक्सीजन के जो ए और बी वाले ऑप्शन है उसमें से जरा देख कर बताइए कौन सा सही होगा।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी चाहिए होती है, सिर्फ ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा। जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें मॉइस्चर की भी आवश्यकता होती है, तो इसका जो बी वाला है वो करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला वो भी नेचुरली कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? ये ग्रेफाइट होगा, वुडजाइट, बोरॉन, नाइट्राइट होगा, ये भी एक आपको यहाँ पे पदार्थ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोहा और हीरा कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हीरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, डायमंड अभी तक का। उसके बाद 24, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारे प्रश्न लगभग सरल हैं, कुछ जो है वो मध्यम स्तर के हैं। तो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब महासागर में मान लीजिए कोई चीज़ डूब गई है, जैसे टाइटैनिक नीचे डूब गया, तो उसको पता लगाने के लिए या उसकी अवस्थिति को सही सही जानने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया गया? तो ऑडियोमीटर, गैल्वानोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। ये सोनार जो है ये सोनार की दुकान वाला, मतलब गोल्ड स्मिथ की बात नहीं हो रही है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 और इसका करेक्ट आंसर सोनार हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से ये पता लगा लेता है कि नीचे कहाँ पर कोई चीज़ डूबी हुई है या विद्यमान है। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 फिर से आपके सामने है। एक तरफ विटामिन का पूरा भंडार दिया है और दूसरी तरफ उसके स्रोत का नाम दिया हुआ है, मतलब वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, दोनों को आपको मैच कराना है करेक्टली। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद नीचे विकल्पों को देखेंगे। प्रश्न को पूरा इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखिए विटामिन के है, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन सी है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी वहीं पाया जाएगा जहाँ खट्टे फल होते हैं, तो नींबू में मिलेगा। इसको सीधा सीधा आप 2 से मिला लीजिए। और विटामिन डी को आप कहाँ से निकाल सकते हैं? ये आपको सूर्य के प्रकाश से सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन उसके अलावा कॉड लिवर आयल से भी निकलता है। तो यहाँ पर विटामिन डी का तीसरा हो जाएगा। और 2 को अगर आपने मैच करा लिया, मतलब डी का दूसरा और बी का तीसरा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से कौन सा विकल्प होना चाहिए? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी के हिसाब से इसे देखेंगे और इसमें अगर देखा जाए, इसे मैच कराया जाए, तो मैच करा के देख लीजिए, डी वाला राइट आंसर है। मतलब पहले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें आगे। यहाँ पर विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, उससे प्राप्त होता है। विटामिन ई जो है वो गेहूं के भ्रूण तेल यानी उसके अंकुर के तेल से प्राप्त होता है। विटामिन डी का स्रोत यहाँ पे कॉड लिवर आयल है और विटामिन सी का स्रोत नींबू है, तो इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी वाले में भी मैच करा सकते हैं। ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, यानी बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यहाँ यूज किए जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात हो रही है। कौन सा होगा? विषाणु इस्तेमाल होते हैं, कवक इस्तेमाल होते हैं, प्रोटोजोआ इस्तेमाल होते हैं या साइनोबैक्टीरिया यूज होते हैं? कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26 को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर साइनोबैक्टीरिया होगा। इसमें विकल्प सरल है इसलिए खोजना आसान है। बाकी जितने हैं वो जैव उर्वरक के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, तो साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ फिजिक्स का, बल्कि जो एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉमी है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो एक भू स्थित उपग्रह या जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? मतलब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसमें से कितना होगा? 24 घंटा होगा, 12 घंटा होगा, 48 घंटा होगा या पूरा 1 साल लग जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 24 घंटा। मतलब एक जो इसका आवर्तकाल है वो 24 घंटे का होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें भी लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में एक तरफ सिरके में उपस्थित अम्ल, इस प्रकार से मतलब किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो पूछा गया है, और दूसरी तरफ अम्लों के यानी एसिड के नाम दिए हुए हैं। तो आपको इसे करेक्टली मैच कराना है। थोड़ी सी अस्त व्यस्त सूची है, लेकिन हम लोग इसे व्यवस्थित कर लेंगे। तो सिरके में उपस्थित अम्ल दिया है, दूध के खट्टे होने के पीछे जिम्मेदार अम्ल का नाम आपको खोजना है, हड्डियों में जो यौगिक उपस्थित होता है उसका आपको इसमें नाम ढूंढना है, और आमाशयी रस में यानी जो आमाशय के अंदर पाचक रस होता है उसके अंदर कौन से एसिड की उपस्थिति होती है ये आपको इसमें से बताना है। तो अगर आप जानते हैं तो इसमें आराम से मैच करा लेंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा और बी के हिसाब से इसे मैच करा लीजिए। देखिए जो आमाशयी रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जिसकी उपस्थिति के कारण जो जितने भी पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं अर्थात खाए जाते हैं उनके पाचन में सहयोग प्राप्त होता है, ये चीज़ है। और दूध के खट्टे होने के पीछे जिम्मेदार कौन सी चीज़ है? ये लैक्टिक अम्ल होता है, तो इसका चौथा हो जाएगा। इसके बाद सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। अब बचता है इसमें हड्डियों में उपस्थित, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। इस प्रकार से इसे मैच कराना है, तो इसका बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। रेडियो धर्मिता के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, 2 हैं टोटल, उनमें से जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो कहा गया है कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है यानी नाभिकीय गुण है, और नाभिकीय विखंडन का जो सिद्धांत होता है उस पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। यानी न्यूक्लियर जो फिजन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन और फिजन 2 चीज़ है, तो फिजन का जो प्रोसेस होता है उससे हाइड्रोजन बम जनरेट किया जाता है। तो आप बताइए सही क्या है? देखिए इसमें अगर देखा जाए रेडियो एक्टिविटी को तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो पहला तो सही है।
लेकिन दूसरे वाले को देखिए, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है और ये किसी भी एटॉमिक बम से कहीं ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। और वही नाभिकीय संलयन की क्रिया जितने भी स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में उनमें भी विद्यमान होती है, जैसे कि सूर्य है या इसके सरीखे जितने भी तारे हैं। तो इसका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, इसलिए हम इसमें ए का चयन करते हैं, केवल पहला। इसके बाद 29 के बाद 30 को देखते हैं। इसमें फसल और प्रजाति का नाम दिया है, तो ये बड़ा टेढ़ा होता है। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाता है या आपस में मिक्स हो जाता है, तो इसको आप किसी बेहतर ट्रिक वगैरह से याद कर सकते हैं। ट्रिक लगा के याद करेंगे तो ये एक में सटा रहेगा। देखिए, सरसों की प्रजाति, इसके बाद मटर की प्रजाति, अलसी यानी तीसी जो होती है उसकी प्रजाति और धान की प्रजाति, और इधर नाम दिया हुआ है। देखिए, सरसों के आगे लिखा है वरुणा, मटर के आगे लिखा है रचना, उसके बाद अलसी यानी जो लाइन सीड होता है उसके आगे नीलम लिखा है, और धान के आगे लिखा है यानी जो पैडी होता है उसके आगे राधे। तो आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा धान का राधे जो दिया हुआ है वो आपका सुमेलित नहीं है, और बाकी जितने हैं वो सुमेलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी हुई शराब को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। शराब तो एक कॉमन शब्द है, लेकिन इसका भी अलग अलग स्रोत होता है या विभिन्न बनाने के प्रकार होते हैं, तो उसके आधार पर इसकी वैरायटी तय की जाती है। तो जौ का जो अंकुरित बीज होता है उससे जो बनने वाली दारू होती है उसको क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है, वाइन कहा जाता है, वोदका कहा जाता है, या रम कहा जाता है? इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बियर, उसे बियर कहा जाता है, इसका ए वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, यानी पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो एकदम पुराना वाला था उस समय नहीं पाई जाती थी लेकिन अभी पाई जाती है। तो ये मीथेन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? इसमें से कौन सी गैस थी? तो देखिए, मीथेन पहले नहीं पाई जाती थी, ये बाद में आई है और अब वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये हमने ए को चुना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें कोरोना वायरस का फिर जिक्र आ गया। देखिए, तो कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? देखिए, कोरोना वायरस का भी सिम्टम बिल्कुल जुकाम और जो सर्दी जुकाम वाली प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा हुआ था। तो सर्दी जुकाम या सामान्य जो फेफड़ा और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके इन्फेक्शन का उपचार करने के लिए इस प्रकार का काढ़ा और जो छाल से प्राप्त दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया ये जो क्लोरोक्विन नाम की दवा है ये किससे प्राप्त होती है? अश्वगंधा से प्राप्त होती है, सर्पगंधा से प्राप्त होती है, सिनकोना से निकलती है, या एलोवेरा यानी जो घृत कुमारी होता है उससे प्राप्त होती है। 33, देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिनकोना। ये बहुत ही सरल था, इसे आराम से आप खोज सकते थे। इसके बाद 34 को देखिए। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, मतलब जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनको अगर आप पहन लेंगे तो उसमें ठंडक आपको महसूस होगी, या ठंडक नहीं भी महसूस हो तो गर्मी कम लगेगी। और जो काले कपड़े होते हैं उन्हें अगर आपने पहन लिया और मौसम गर्म है तो आप ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे। वैसे ही भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है ये बताना है आपको। तो इसमें कहा गया है कि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश का अभिछेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा कर देते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ सही मानी जाएगी? तो देखिए, गर्म कौन होगा? गर्म वही होगा जो अपने अंदर धारण करेगा किस चीज़ को? तो सूर्य की गर्मी को, ऊष्मा को। तो रेडिएशन को अपने अंदर धारण करने की क्षमता जो गाढ़े रंग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, और जो सफ़ेद रंग का प्रकाश या सफ़ेद रंग के वस्त्र होते हैं या जो भी सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है वही सही है, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। वो लगभग पूरी जो प्रकाश की मात्रा है उसको लौटा देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। इसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसे आपको इसके जो रासायनिक संरचनाएं हैं या रासायनिक नाम है उनसे मैच कराना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 को आप पूरा देख रहे हैं, ये सूची देख लीजिए और देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, और इसी आधार पर इसे मिलाएंगे, यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसमें बी वाले को देखते हैं। तो बी वाले का पहला हो जाएगा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सी वाले का दूसरा होगा सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के तौर पर इसे देखा जाता है, ये इसका मैचिंग होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ मैच करके देखना था। कुसुम एक तिलहनी फसल है। कुसुम जो है यानी इसको सैफ्लावर कहा जाता है। तो ये जो है ये एक तिलहनी यानी ऑयल सीड वाली फसल है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आपको बताना है, यानी जो वानस्पतिक नाम है वो आपको बताना है। तो ग्लाइसिन मैक्स होता है, रिसिनस कम्युनिस होता है, कार्थेमस टिक्टोरियस होता है, या बंची टाप या बंकी टाप होता है। इसमें से कौन सा नाम होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्थेमस टिक्टोरियस। कार्थेमस टिक्टोरियस ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है, मतलब उसके कांच बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा पॉलीमर है? पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, टेफ्लॉन है, या केवलार है? इसमें से कौन सा होगा? ये पूरा आप देख रहे हैं 4 विकल्प।
तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। ये जो पॉलीकार्बोनेट होता है इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस अक्रिय गैस नहीं है। तो नियॉन का नाम दिया है, फ्लोरीन का नाम दिया है, आर्गन है, जिनॉन है। कौन सी इसमें से इनर्ट गैस नहीं है? तो अक्रिय गैसों का परिवार आप जानते हैं कि उनका जो बाहरी कोश होता है वो फुलफिल होता है और इसी वजह से वो आलसी होते हैं, मतलब किसी से भी अभिक्रिया करने में कोई रुचि नहीं दिखाते, तो इसलिए उन्हें अक्रिय कहा जाता है। फिलहाल नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन और जिनान, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है ये हैलोजन परिवार से आती है, ये अक्रिय गैसों के परिवार में शामिल नहीं है। बाकी जितने हैं वो जैसे नियॉन है, आर्गन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, तो ये सब क्या है? अक्रिय गैस। इसके बाद चलते हैं आगे। तो 39 को देखिए, प्रतिबल, ये जो भौतिक राशि है इसका एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रतिबल का अगर आप सूत्र जानते होंगे तो बहुत आराम से आप मात्रक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आपको रटना पड़ेगा। देखिए, याद करने का सही तरीका क्या होता है कि आप उसकी संरचना को समझिए, तो फार्मूला आपको देखना होगा और उससे सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी, चाहे उसकी डायमेंशन पूछी जाए चाहे यूनिट पूछी जाए। तो इसमें से कौन सा होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, डाइन होगा या जूल पर सेकेंड स्क्वायर होगा? देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन की यूनिट होती है यानी त्वरण की, और डाइन जो है ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो आपको खोजना है प्रतिबल। तो प्रतिबल इसमें बी और सी वाला तो नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो ए होगा या डी होगा, तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 39 इसका ए वाला सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? एक चीज और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिबल के साथ साथ एक और भौतिक राशि का नाम लिया जाता है, विकृति, स्ट्रेन उसको कहा जाता है। ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेन होता है। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती और न विकृति का कोई मात्रक होता है, तो अगर वो पूछा जाएगा तो उसका मात्रक 0 होता है। इसके बाद देखिए, 40वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो देखिए, हाइड्रोजन का नाम दिया है, तांबा का नाम दिया है, शुष्क वायु है या समुद्री जल है, मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, ड्राई एयर या सी वाटर, इसमें से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि धातु में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, जो ठोस होते हैं उनमें सर्वाधिक होती है। तो देख लीजिए इसमें से ठोस कौन सा है। बाकी जितने हैं उनमें कॉपर आपका ठोस दिखाई दे रहा है, ठोस रूप में शुष्क वायु की बात नहीं की जा रही है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मतलब तांबे में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। ठोस जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब उसमें भी कंपैरिजन होता है, तो कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है और कुछ में कम होती है। फिलहाल इसका तांबा होगा। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐसा ही मिलता जुलता एक पीछे भी हमने देखा है जिसमें कहा गया था कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब यहाँ पूछ लिया गया है कि वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आप जानते ही हैं कौन सा होगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित विखंडन की क्रिया होती है या नियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया होती है। मतलब अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, ये दोनों चीज है। तो देखिए, बम जब आप बना रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है? विनाश करना। तो इसलिए यहाँ पर कंट्रोल की कोई बात ही नहीं है, सब आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो इसलिए ये अनियंत्रित संलयन की क्रिया होती है, यानी अनकंट्रोल्ड ये फ्यूजन का रिएक्शन होता है, जिसका नतीजा होता है कि हाइड्रोजन बम जनरेट होता है और ये कहीं ज़्यादा विध्वंसक होता है। हालांकि इसको भी शुरू करने के लिए पहले नाभिकीय विखंडन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बाद में ये अपना काम शुरू कर देता है। तो 42 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किया है, यानी कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इन्वेंट किया है? ये फर्मी थे, जॉन नेपियर थे, थॉमस यंग थे या स्नेल थे? इसमें से कौन से हैं? स्नेल का मतलब घोंघा मत समझ लीजिएगा, ये साइंटिस्ट का नाम। बताइए इसमें से कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका करेक्ट आंसर स्नेल ही होगा। स्नेल का आप पढ़ते हैं, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नियम है उसके हिसाब से पदार्थ के अपवर्तनांक के आधार पे इन्होंने सूत्र दिया था, तो इसका डी वाला आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, यहाँ एक तरफ फसल का नाम दिया है और दूसरी तरफ उसमें उगने वाले जो वीड्स होते हैं यानी खरपतवार होते हैं। जब किसान खेती करता है तो कुछ अनचाहे पौधे उसमें उग जाते हैं जिनको कि खरपतवार कहा जाता है, हालांकि उनका भी अपना महत्व होता है। फिलहाल किसके खेत में यानी किस फसल के खेत में कौन सी पतवार या खर उगती है ये आपको खोजना है। तो देखिए, एक तरफ गेहूं का नाम दिया है, तो गेहूं के आगे लिखा हुआ है कि फलेरिस माइनर। अब देखिए, ये सब वैज्ञानिक नाम दिए हैं, कुछ इसमें से वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और नीचे जो आम बोलचाल के नाम है वो दे रखे हैं। धान के खेत में बथुआ, मटर के खेत में प्याजी और बरसीम के खेत में कासनी, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 43 देख लीजिएगा, और इसका धान और बथुआ वाला जो कॉम्बिनेशन है वही गलत है। यहाँ पे बथुआ को अगर गेहूं के साथ लगाया गया होता तो बहुत सही से मैच कर जाता, क्योंकि गेहूं के खेत में बथुआ बहुतायत उगता है और इसे डाला नहीं जाता या बीज रोपण नहीं किया जाता है, उसके बीज अपने आप वहाँ पे आ जाते हैं और वो अच्छी मात्रा में पैदा होता है। तो इसका जो पैडी और बथुआ वाला कॉम्बिनेशन है वो गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर त्रिकोष्ठीय जो हृदय है वो किसके अंदर पाया जाता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये किसके अंदर फाउंड होता है? तो मैमल्स में पाया जाता है, एवियंस में यानी जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, एम्फीबियन में पाया जाता है अर्थात जो उभयचर प्राणी होते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी दोनों में रहने में सक्षम होते हैं, उनके अंदर होता है, या मछलियों के अंदर पाया जाता है। 3 चैम्बर वाला 3 आवेष्टित हृदय ये किसके अंदर होता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो उभयचर हो जाएगा।
जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है? हींग के बारे में हमने पीछे भी देखा कि ये वनस्पति उत्पाद है, लेकिन वनस्पति उत्पाद है तो वनस्पति अर्थात वृक्ष के किस हिस्से से ये प्राप्त होता है? हालांकि मैंने वहां पूछा था कि आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तने के स्राव से ये प्राप्त होता है, मतलब तने से गोंदनुमा कुछ निकलता है, उससे हींग प्राप्त होती है, या जड़ों से निकलता है, या फलों से निकलता है, या पत्तियों से प्राप्त होता है? किस चीज से या किस भाग से प्राप्त होता है बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है 45 का वो हो जाएगा, ये जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है, तने से नहीं निकलता। तने से तो गोंद का उत्सर्जन होता है, वो अलग पौधा है। यहाँ जो हींग का प्राप्तिकर्ता वृक्ष है उसकी जड़ों से जो निष्कर्षण निकलता है यानी एक्सट्रैक्शन होता है वही हींग कहलाती। इसके बाद 46 को देखिए। 46 में कहा गया है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द ग्लास प्रिज्म। यहाँ जो प्रिज्म है वो किस पदार्थ से बना है? शीशे से बना है। तो बताइए कौन सा होगा? हरा रंग है, लाल रंग है, बैगनी रंग है, नारंगी रंग है। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लाल रंग। ये सबसे कम मात्रा में विचलित होता है, बाकी जितने हैं उनमें विचलन का प्रोसेस ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद 47 में कहा गया है कि ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया काम नहीं आती है? जो काम आती है वो आपको नहीं देखना है, जो नहीं काम आती है वो इसमें से चुनना है। तो आसवन दिया है, ऊर्ध्वपातन दिया है, क्रिस्टलीकरण दिया है, या उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आसवन। आसवन की प्रक्रिया ये ठोस अशुद्धियों का शुद्धिकरण करने में इस्तेमाल नहीं होती है, बाकी जो दोनों हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ऊर्ध्वपातन भी इस्तेमाल होता है और क्रिस्टलीकरण भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 48 आलू के चिप्स के जो प्लास्टिक के थैले हैं उनमें संकुलित किए जाते हैं, मतलब उन्हें किस प्रकार से पैक किया जाता है उसके बारे में कहा गया है। इसका जो अंग्रेजी वाला है उसको देख लीजिए। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर। वहाँ पे कौन सी गैस होती है ये पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन या आयोडीन, कौन सा होता है? तो 48 का आप भी जानते हैं कि ये नाइट्रोजन होती है। उन्हें नमी से बचाने के लिए और खाली जगह को भरने के लिए वहाँ पे पूरा फुला दिया जाता है। अंदर चिप्स थोड़ा सा रहता है और बाकी हवा भरी रहती है, तो वो हवा नहीं होती, असल में नाइट्रोजन होती है। इसका ए वाला सही। इसके बाद 49 का मतलब यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से अम्लों में से, मतलब नीचे कुछ अम्लों के यानी एसिड के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अम्ल कार बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है? जो कार की बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, यानी H2SO4 जो है ये कार की बैटरियों में यूज किया जाता है। सी वाला इसका राइट आंसर। इसके बाद 50वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में, मतलब ऊपर की ओर, अगर नीचे से ऊपर की ओर लंबवत दिशा में हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? यहाँ नाम दिया है, तो वैसे तो आप जानते हैं कि सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें अंग्रेजी नाम ही दिया है। तो 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसके बाद तब जाकर स्ट्रेटोस्फियर होता है यानी समताप मंडल। और आप जानते हैं कि ओजोन परत जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, उसका कुछ हिस्सा, मतलब थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो क्षोभ मंडल की एकदम आउटर लेयर में होता है यानी ट्रोपोस्फियर की, और बाकी जो बड़ा भाग होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वैसे कॉमन बात ये होती है कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल इसका ट्रोपोस्फियर होगा। और यहाँ तक हमने 50 प्रश्नों के पूरे दौर को खत्म किया है। और तब तक के लिए नमस्कार।